नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वैकेंट सीट पर जो है वो आपके ऑप्शंस भरने का, अपनी सीट को अपग्रेड करने का शाम 5 बजे समय पूरा हो गया और आपके बहुत सारे सवाल आए। उनके जवाब लेने के लिए हम आज देर शाम को पहुंचे हैं प्रोफेसर जसविंदर सिंह जी के पास, जो कि ड्यू की एडमिशन कमेटी के सीनियर मेंबर हैं। स्वागत है प्रोफेसर सिंह हमारे चैनल पर। धन्यवाद मुनमुन जी। सर, अब बच्चों ने जो है वो अपने अपग्रेडेशन कर दिया है और टाइम ख़त्म हो गया है। अब आगे सर उनके एडमिशन कैसे होंगे? देखिए, ये बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस है कि अब अपग्रेडेशन के बाद जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी 30 अक्टूबर को संडे वाले दिन वो आपको रिज़ल्ट निकालेगी और आप 31 और पहली तारीख 31 अक्टूबर और पहली नवंबर तक जो है वो बच्चे अपना एडमिशन एक्सेप्ट कर सकते हैं जिनकी अपग्रेडेशन हुई है। इसी के साथ साथ फिर जो है उनको फ़ीस देने का भी मौका होगा। कॉलेजेस राउंड 2 के बाद एडमिशन प्रोसेस जो भी जिस भी कोर्स में एडमिशन बची है उसमें करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। सर, बच्चों की बड़ी शिकायत रही कि जो लोअर प्रेफरेंस वाले हैं उनको मौका नहीं दिया गया, केवल जो है ऊपर की प्रेफरेंस को। तो क्या उनको सर मौका दिया जाएगा आगे? देखिए, ऐसा है कि अब जैसे जिस भी कॉलेज में कोई सीट खाली होगी तो वो ऑटोमेटिकल मूवमेंट है। ये कंप्यूटर जो है वो ऑटोमेटिकली बच्चों को जिन्होंने फ्रीज़ नहीं की सीट्स, जिन्होंने अपग्रेडेशन मांगी है, अगर उनका जो प्रेफरेंस वाले कॉलेज में सीट खाली होती है और उनकी मेरिट उसके साथ मैच करती है तो स्वाभाविक है कि उनको ये सीट मिलेगी और उनको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम बच्चों को अपना डैशबोर्ड चेक करते रहना चाहिए और जब भी उनको अपनी प्रेफरेंस का कोर्स और कॉलेज मिलता है तो उसको लॉक करें, एक्सेप्ट करें। जिनको सर सीट नहीं मिली थी तो उनके लिए तो इन वैकेंट सीट का कोई मतलब था नहीं, तो वो बड़े अपने आप को ठगे हुए से महसूस कर रहे हैं। ये मुनमुन जी, हर बार हम ये वाला जो है मुद्दा उठाते हैं और ये आप बिल्कुल सही बात है जो आप कह रहे हो। मगर इसमें देखिए, ये जो रेगुलर कॉलेजेस हैं उनमें तो सीट्स की एक जो है वो प्रॉब्लम है, उसकी एक दी हुई संख्या है, उसको हम एक्सीड नहीं कर सकते हैं। मगर फिर भी कुछ एक कॉलेजेस में कुछ एक कोर्सेज़ में सीट्स खाली हैं, अगर उनकी प्रेफरेंस कोई नहीं देता या अपग्रेडेशन भी नहीं मांगता तो वो ऑटोमेटिकली नए बच्चे उन सीट्स के लिए अकोमोडेट किए जाएंगे। वो राउंड 2 में ही हो जाएंगे, जैसा कि हमारी एडमिशन प्रोसेस का ये एक हिस्सा है। वो ऑटोमेटिकली एडिशनल बच्चों को भी इसमें अकोमोडेट किया जाएगा। और बिल्कुल आपने सही कहा है कि जो एलोकेटेड सीट्स हैं उसके बाद तो हमारी एक लिमिटेशन है, उसकी जो अपर लिमिट है उसको एग्जॉस्ट करने के बाद किसी एडिशनल बच्चे को इसमें अकोमोडेट नहीं किया कर सकेंगे हम। सर, जब ये वैकेंट सीट आई थी तो बहुत सारे जो कॉलेजेस हैं उसमें किसी पर्टिकुलर कोर्स में 0 सीट्स भी थी, लेकिन बच्चों ने जो सवाल पूछा उसमें यह है कि 0 होने के बाद भी हमने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया है, तो इससे उन्हें फ़ायदा होगा सर? बिल्कुल। वो अगर कोई बच्चा छोड़ के जाता है और उन्होंने अपग्रेडेशन उस कॉलेज की मांगी है तो ये बिल्कुल उनको ये मौका दिया जाएगा। और अगर उनसे भी कोई हायर मेरिट वाले ने भी उसी कॉलेज के लिए उस सीट के लिए किया हुआ है उसी कोर्स के लिए, तो पहले उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, बाद में इनका नंबर आएगा। ये सर जो अपग्रेड और फ्रीज़ के बटन की बात थी, तो क्या अब सर फ्रीज़ का बटन आ गया है? हाँ जी, बिल्कुल। अब फ्रीज़ का बटन आ गया है और 5 बजे के बाद क्योंकि हम अपग्रेडेशन बंद कर देते हैं, उसके बाद जितनी भी जिस भी जगह पे बचेगा वो ऑटोमेटिकली फ्रीज़ भी होगा। पर बच्चों को अपनी सीट लेके अब उसको फ्रीज़ बटन दबाना चाहिए ताकि उनकी जो एक्सेप्टेड सीट है, जो उनका कॉलेज है, जो उन्होंने एक्सेप्ट किया है, वो उनको एलोकेट किया जा सके और उनकी एडमिशन प्रोसेस जो कंप्लीट हो चुकी है। जिनको सर सीट अलॉट हो चुकी है अभी तक, उनका एक बहुत कॉमन सा सवाल है कि मान लीजिए कि मुझे पर्टिकुलर एक कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स मिल गया है और आगे मैं उसी कॉलेज में फिर से अपनी कोर्स चेंज करना चाहूँ तो कर सकता हूँ? ये तो उसकी मेरिट के ऊपर डिपेंड करेगा। वो अपग्रेडेशन मांग सकता है, अपने कोर्स की या कॉलेज की अपग्रेडेशन मांग सकता है, दोनों की भी मांग सकता है। पर उसकी सबसे पहले तो ये उसकी कंडीशन ये है कि उस कोर्स में, उस कॉलेज में सीट की अवेलेबिलिटी जो है वो होनी चाहिए। उसकी अगर उपलब्ध नहीं होगी, कोई खाली नहीं करेगा तो फिर तो उसको कोई फ़ायदा नहीं है। सर, जो माइनॉरिटी कोटा की सीटों को लेकर भी कुछ सवाल आए हुए थे, खासतौर पे सिख माइनॉरिटी को लेके, इनके भी जो है बच्चे हैं बहुत परेशान हैं। क्या उनके एडमिशन में कुछ दिक्कतें आ रही हैं?
देखिए कुछ एक मुश्किलें हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने ये उनको अपना सर्टिफिकेट्स अपलोड करने की पहले राउंड में जो थी वो फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई थी, और जो बच्चे अपना सर्टिफिकेट लेके उन्होंने अपडेट कर दिया, चाहे वो मेल से ही कॉलेजेस को दिया है, ये चारों जो सिख मिनॉरिटी कॉलेजेस हैं इनमें तो ये वाली प्रॉब्लम उस टाइम नहीं आई। मगर कुछ एक बच्चों ने का सर्टिफिकेट ना बनने की वजह से उनके कुछ टेक्निकल रीजंस रहे होंगे, तो वो इस प्रक्रिया से अब वो बाहर हो गए अगर उनको सीट मिल चुकी है तो। मगर जो नए बच्चे हैं मैं उनको ज़रूर अपील करूंगा आपके माध्यम से कि वो गुरुद्वारा कमेटी, जिसमें कि एक डेडिकेटेड टीम दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की वेबसाइट पे जाके एक डेडिकेटेड टीम काम कर रही है, और उनके जो आधार कार्ड या फ़ोटो या उनके पेरेंट्स का आधार कार्ड आते ही वो 2-3 घंटे में ही प्रोसेस कंप्लीट कर देते हैं। जब उसमें शर्त यही है, सबसे बड़ी जो कंडीशन है कि आप जो है सिख मिनॉरिटी की कंडीशंस फुलफिल करते होने चाहिए। सर पेरेंट्स का एक जो है वो सवाल है वो दिल्ली विश्वविद्यालय के रेगुलर कॉलेज को लेकर है कि क्या जो रेगुलर कॉलेज और डिस्टेंस से पढ़ाई में कुछ फ़र्क है सर? देखिए ये तो डिजिटल, आज देखिए मुनमन जी, आप इस डिजिटल टेक्नोलॉजी को डील करते हो, और आज ये ज़माना आ चुका है कि कोई भी टीचर अगर वो क्लास में पढ़ा रहा है, चाहे वो फिज़िकल मोड में भी पढ़ा रहा है, तो बहुत सारी हमें डिजिटल टूल्स या एड्स जो हैं वो यूज़ करनी पड़ती हैं। मान लो कि एक अंग्रेज़ी का टीचर है, वो शेक्सपियर पढ़ाना चाहता है, तो शेक्सपियर के बहुत सारे ड्रामा जो है वो हमें अवेलेबल हैं फ़िल्म की फॉर्म में, उसके बहुत सारे रिव्यूज़ अवेलेबल हैं, बहुत सारा मटेरियल जो है वो किसी न किसी डॉक्यूमेंट्री की फॉर्म में किसी उसके ऊपर है। इसी तरीके से अगर हम इन्वायरमेंट के ऊपर बात करते हैं तो बहुत सारी जो डिस्कवरी चैनल के ऊपर या ऐसे एनिमल एक चैनल है, बाकी इन्वायरमेंट साइंसेस से रिलेटेड बहुत सारे हमारे वो डॉक्यूमेंट्रीज हैं जो टीचर क्लास में एक किस्म का वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करती है, जिसको हम फ्लिप क्लासरूम भी कहते हैं। उस फ्लिप क्लासरूम में दोनों किस्म के मॉड्यूल्स, टीचर अपना चॉक और ब्लैक बोर्ड का मेथड भी यूज़ करते हैं, और साथ साथ जो उनके पास डिजिटली डाटा अवेलेबल है, जो रेफरेंस मटेरियल अवेलेबल है, वो भी बच्चों को उपलब्ध करवाते हैं, ताकि बच्चे उससे जो है प्रोत्साहित होकर डिस्कशन को इनिशिएट करें। आज एक अध्यापक का काम, जो गुरु का काम है, वो मेंटोरशिप का ज़्यादा है, क्योंकि ये अब पूरी की पूरी जो हमारी प्रोसेस है, चाहे वो नई हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करें जो 2020 की है, उसमें भी इस चीज़ के ऊपर एम्फेसिस दिया गया है कि टीचर मैक्सिमम जो है वो इस किस्म से अपने रिसोर्स मटेरियल को यूज़ करे, इस किस्म के टीचिंग मेथड्स या पेडागोजी को एम्प्लॉय करें, जिससे बच्चे इंटरेक्टिव सेशंस में ज़्यादा बिलीव करें। वो स्टूडेंट सेंट्रिक हमारी टीचिंग प्रोसेस होती जा रही है, और पहले टीचर सेंट्रिक थी, अब स्टूडेंट्स की ज़रूरतों को देखते हुए उनकी असेसमेंट है, उनकी कॉन्टीन्यूस इंटरेक्शन है, उनके अपने डिस्कशन फोरम हैं, डिस्कशन ग्रुप्स हैं, उन सब में बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये सभी की सभी जो जितने भी मेथड्स हैं टीचिंग के, जितने भी लर्निंग के प्रोसेसेस हैं, वो एक हमारा इंटीग्रेट पार्ट है टीचर स्टूडेंट के रिलेशनशिप का। सर एक जो जहाँ तक ग्रीवांस का सवाल है, स्टूडेंट्स की बहुत सारी शिकायतें खासतौर पर जो स्टेट बोर्ड की है, वो सब्जेक्ट मैपिंग को लेकर लगातार रही है, तो सर क्या इनको जो है वो इनकी शिकायतों का कुछ निवारण होगा? देखिए यहाँ तक पॉसिबल है, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बहुत लंबे चौड़े डिस्कशन के बाद ये तय किया था, क्योंकि हमारा तकरीबन अप्रैल 2020 से हमारा ये डिस्कशन एडमिशन कमेटी में चलता रहा है, और उसमें एक बहुत लंबे चौड़े डिस्कशन के बाद यूनानिमसली ये डिसाइड किया गया था कि जो एनटीए सब्जेक्ट्स की ऑप्शंस दे रहा है सीबीएसई को कंसल्ट करके, उन्हीं ऑप्शंस में बच्चे एग्ज़ाम देंगे, और हम उन सब्जेक्ट्स की मैपिंग करेंगे जो सब्जेक्ट्स या जो पेपर्स बच्चे ने 12th क्लास में पढ़े होंगे। अगर वो एनटीए ने उन सब्जेक्ट्स को इनकॉर्पोरेट किया है सीयूईटी में, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में, तो उनकी मैपिंग बड़े आसान से हो जाएगी। पर ये इसकी चीज़ के ऊपर और विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब हम लीगली वो सब कुछ पहले अनाउंस कर चुके हैं, अभी उसमें कोई भी तब्दीली करना
मुझे पॉसिबल जो संभव नहीं लगता है। हाँ, नेक्स्ट ईयर से जो सजेशंस आएंगे इसको मैपिंग को लेके, वो हमारी एडमिशन कमेटी ज़रूर कंसिडर करती है। और हर बार एडमिशन प्रोसेस को शुरू करने से पहले जो डिफ़िकल्टीज़ हर साल आती हैं उनको हम पहले डिस्कस करते हैं, उनका निवारण किया जाता है, उनको लोगों के सजेशंस को इनकॉर्पोरेट किया जाता है और एडमिशन प्रोसेस को उसी तरीके से फाइन ट्यून किया जाता है। लेकिन सर इससे तो जो, क्योंकि एंड मोमेंट पे ऐसा होने से तो हज़ारों जो छात्र हैं उनका भविष्य बर्बाद हो सकता है। नहीं, देखिए, मैं ऐसे तो नहीं कहूँगा कि उनका भविष्य को, बहुत सारी और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, खाली दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो आपने देखा है कि 5.5 लाख बच्चे ने अप्लाई किया था, उसमें तकरीबन 70,000 बच्चों को ही हम रेगुलर कॉलेज में ले पाएंगे। मगर इसके अलावा हमारे पास 2 और इनफॉर्मल जो सिस्टम्स ऑफ एजुकेशन हैं जो इक्वली स्ट्रॉन्ग हैं। वो एक तो कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग है, जिसकी हम पहले बात कर चुके हैं। तो उसमें बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं जो बच्चे इन कॉलेजेस में देखते हैं, चाहे वो इंग्लिश है, कॉमर्स है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, आजकल मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं, MBA के बहुत सारे प्रोग्राम्स आ गए हैं। इसी तरीके से हमारे पास नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड है, जिसकी प्रोफेसर गीता भट्ट डायरेक्टर हैं। तो हम ख़ास करके बच्चियों के लिए जो आसपास रहती हैं, हर तकरीबन उसके 40-42 हमारे पास वीकली सेंटर्स बने हुए हैं, जो वीकेंड पे उनमें क्लासेस लगती हैं और ये वाले कोर्सेज वहाँ भी पढ़ाए जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस अपडेट के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मुनमुन जी।